हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीएस विद कॉन्सेप्ट क्लासेस। यूपीएससी सिविल सर्विसेज 2020 के फाइनल रिजल्ट आ चुके हैं, जिसमें ऑल ओवर इंडिया रैंक 1 पर शुभम कुमार हैं, जिनका ऑप्शनल पेपर एंथ्रोपोलॉजी था। अगर मैं इंग्लिश मीडियम वर्सेस हिंदी मीडियम की बात करूं, तो यह कहा जा सकता है कंक्लूजन के तौर पे कि हिंदी मीडियम का रिज़ल्ट उतना अच्छा नहीं आया है। हालांकि हिंदी मीडियम का रैंक में सुधार हुआ है, और इस बार जो हिंदी मीडियम में जो सबसे अच्छा रैंक आया है वो 121 रैंक है, जिस पर के एम प्रियंका जी हैं। और सेकंड रैंक पर जो है 246 जो रैंक है हिंदी मीडियम में, जो सबसे अच्छा रैंक है वो सुनील कुमार जी का है। तो मैं इन्हीं की कॉपी को दिखा रहा हूँ, जो दृष्टि के मेंस टेस्ट सीरीज में इन्होंने भाग लिया था। तो इनका टोटल कॉपी है। आप बोलेंगे तो और भी मैं कॉपी मैं दिखा सकता हूँ, ठीक है। और इनके कॉपी को देखने के पश्चात आप अपने हिंदी मीडियम के जो भी स्टूडेंट हैं अपने आंसर को इम्प्रूव कर सकते हैं। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में आतंकी वित्त पोषण तथा धन शोधन का सामना करने में वित्तीय कार्रवाई कार्यबल एफटीएफ की भूमिका पे चर्चा करें। देखिए एफटीएफ जो है, एफएटीएफ जो है, जिसका फुल फॉर्म जो होता है फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स होता है। तो ये जो ऑर्गेनाइजेशन है, ये आतंकी वित्त पोषण, आतंकियों को जो वित्त पोषण दिया जाता है किसी किसी ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, किसी पार्टीज़ के द्वारा, तो उस पर ये निगाह रखती है। तो इसकी भूमिका पर चर्चा करना था। तो इन्होंने क्या किया है, इंट्रोडक्शन शुरू किया एफडीएफ के बारे में और पॉइंट दिया, और लिखा है कि 1989 में G7 देशों की पहल से गठित अंतर्राष्ट्रीय संगठन, फुल स्टॉप दे दिया। उसके बाद इसका मुख्यालय बताया, फिर पॉइंट दे करके बताया कि ओईसीडी की अधिकांश राष्ट्र इसमें शामिल है। और नेक्स्ट पॉइंट इन्होंने बताया है कार्य, आतंकी वित्त पोषण और धन शोधन रोकथाम हेतु अंतर्राष्ट्रीय प्रयासों को बढ़ावा देना और एकीकृत स्वरूप प्रदान करना। तो ये इसका कार्य इन्होंने बता दिया। यानी एफएटीएफ का स्थापना कब हुआ, इसकी कार्य पद्धति क्या है, इन्होंने इंट्रोडक्शन में दे दिया। सेकेंड फेज में इन्होंने लिखा है कि भारत में इसकी भूमिका क्या है। तो फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स द्वारा जारी जारी ग्लोबल मनी लॉन्ड्रिंग रिपोर्ट के आंकड़ों से वस्तु स्थिति का पता लगाया जा सकता है और आवश्यक दिशा निर्देश भी प्राप्त होता है। देखिए एफएटीएफ जो है ग्लोबल मनी लॉन्ड्रिंग रिपोर्ट जारी करती है, ठीक है, प्रत्येक साल। और उसके डेटा के बेसिस पर वस्तु स्थिति का पता लगाया जाता है। तो इन्होंने इस चीज़ को लिख दिया। सेकेंड में जैसे भारतीय जो एजेंसियां हैं, जैसे कि एनसीडी, डीआरआई, एफआईयू, आईएनडी, एनआईए आदि के साथ मिलकर कार्य करती है, ठीक है। और क्या करती है, समय समय पर जारी ग्रे सूची और ब्लैक लिस्ट की सूची जारी करती है। जैसे कि अभी हाल फिलहाल में एफएटीएफ के द्वारा जो है पाकिस्तान को ग्रे सूची में डाला गया था, है ना, क्योंकि वो आतंकियों को वित्त पोषण दिया करता था। तो ये काम कौन करता है, इन्होंने बता दिया। फिर क्या इन्होंने बताया, जैसे जैसे वर्तमान में पाकिस्तान को ग्रे सूची में रखा गया है, अतः पाकिस्तान आतंकी वित्त पोषण को कम करने हेतु बाध्य हुआ है, क्योंकि उस पर अंतर्राष्ट्रीय दबाव पड़ा है, ठीक है। इसकी कुछ सीमाएं हैं, जैसे पश्चिमी राष्ट्रों का दबाव है। पश्चिमी राष्ट्र के दबाव के कारण ये अच्छे से कार्य नहीं कर पाते हैं एफएटीएफ, और राष्ट्रीय हितों के अनुरूप आतंकी घटनाओं की व्याख्या नहीं कर पाते हैं। कार्रवाई में भेदभाव के आरोप भी लगते हैं। सीमाओं के बावजूद हालिया जम्मू कश्मीर हमले के पश्चात एफएटीएफ की कार्रवाई भारत के आतंकी विरोधी कदमों को मजबूती प्रदान करता है। जो इतनी सारी लिमिटेशन है, इंटरनेशनल प्रेशर को एफएटीएफ भी जो झेलता है, इतनी लिमिटेशन होने के बावजूद भी क्या होता है कि एफटीएफ की कार्रवाई जो है, जम्मू कश्मीर में जो आतंकी हमला हुआ था, जम्मू कश्मीर के हमले में एफटीएफ की कार्रवाई भारत के आतंकी विरोधी कदमों को मजबूती प्रदान करता है। फिर उन्होंने पॉजिटिव दिया है।
तो कंक्लूजन निगेटिव से पॉजिटिव की तरफ दिया गया है, जिसको अच्छा माना जाता है। इन्होंने कंक्लूजन जो है बहुत ही पॉजिटिव दिया है, तो इस तरीके से आंसर इन्होंने डिफाइन किया है। इसी तरीके से आप सेकंड क्वेश्चन को भी देख सकते हैं कि भारत में सार्वभौमिक बुनियादी आय यूबीआई व्यवहार्य है क्योंकि इसे अपेक्षाकृत निम्न आय स्तर पर नियत करने में व्यापक स्तर पर लाभ संभव है, परीक्षण कीजिए। देखिए, ये करंट का क्वेश्चन था। यूबीआई जो था उस समय बहुत ही चर्चा का विषय बना हुआ था। यूनिवर्सल बेसिक इनकम स्कीम था ये, ठीक है, जिसमें सभी वर्गों को जो है गवर्नमेंट कुछ कुछ राशि करने की बात की थी, ताकि लोगों का परचेजिंग पावर बढ़ सके, लोगों की क्रय शक्ति बढ़ सके। तो इन्होंने इस आंसर को कैसे लिखा है? पहले इन्होंने यूबीआई को डिफाइन किया कि देश के प्रत्येक नागरिकों को बिना किसी भेदभाव के मासिक मासिक अवधि एक नियत राशि का हस्तांतरण करना, बिल्कुल सही डिफाइन किया है। इसके पश्चात जो है इन्होंने लिखा क्या है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कुछ यूरोपीय देशों जैसे फिनलैंड आदि में प्रायोगिक तौर पर लागू है, ठीक है। भारत में भी सिक्किम द्वारा प्रयास किया जा रहा है। देखिए, जो इन्होंने क्या बताया, पहले तो यूबीआई को इन्होंने डिफाइन किया, ठीक है, यूबीआई को डिफाइन किया। उसके बाद इन्होंने इंटरनेशनल लेवल की बात की कि इंटरनेशनल लेवल पे फिनलैंड आदि देशों में इसका प्रायोगिक तौर पे प्रैक्टिकल वे में इसका यूज किया जा चुका है। और भारत में भी सिक्किम द्वारा प्रयास किया जा रहा है, सिक्किम स्टेट के द्वारा, सिक्किम सरकार। भारत में यूबीआई की कुछ व्यवहार्यता है, जैसे विभिन्न अन्य योजनाओं की जगह एक ही योजना स्टार्ट किया जाए। जितना भी इस स्कीम सरकार के द्वारा चलता है उस सबको मिला करके एक योजना चलाया जाए। नियत राशि का हस्तांतरण कर दिया जाए। क्षमता निर्माण में खर्च जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य, कौशल विकास इत्यादि, ठीक है, नियत राशि का हस्तांतरण कर दिया जाए लोगों को। बेरोजगारी के विरुद्ध एक बीमे के रूप में कार्य करेगा। अगर कोई आदमी को नौकरी नहीं मिल रहा तो ये एक प्रकार का बीमा का काम करेगा, क्योंकि उनको जो पैसा सरकार के द्वारा मिलेगा, ठीक है, वो उसका यूज कहीं भी वो कर सकते हैं, उसका उससे जो है स्टार्टअप स्टार्ट कर सकते हैं। तो ये इनका कहने का मतलब है। लागू करने हेतु बैंकिंग सेक्टर की इन्होंने बात की है, ठीक है। इस तरीके से वित्तीय समावेशन में वृद्धि होगा, इन्होंने पॉइंट बनाया है। और क्या होगा? लीकेज को रोकेगा। जो बहुत सारी जो सरकार के द्वारा जो स्कीम चलता है उसमें लीकेज होता है, जैसे कि पीडीएस सिस्टम में भी लीकेज है। तो इन्होंने कहा कि जब ये लीकेज रोकने के लिए भी होगा, क्योंकि सारी जो सरकार की योजनाएं हैं उसको मर्ज कर दिया जाएगा और उसके जगह पे यूबीआईएस के द्वारा, यूनिवर्सल इनकम स्कीम के तहत लोगों को धन दिया जाएगा, कुछ एक मुश्त राशि दी जाएगी। तो ठीक है, इन्होंने सही लिखा है। सभी वर्गों को लाभ मिलेगा, सामाजिक समावेशन होगा। आर्थिक समावेशन के साथ क्या होगा? सामाजिक समावेशन भी होगा। सीमाएं भी है कि आवश्यक नहीं है कि शिक्षा स्वास्थ्य पर ही खर्च हो। उस पैसे का लोग गलत भी यूज कर सकते हैं। इनके कहने का मतलब ये है, एक बार शुरू करने के बाद बंद करना बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि लोगों को आदत लग जाएगा बिना मेहनत का पैसा पाने का सरकार के द्वारा। तो जो भी सरकार, आगे वाली जो सरकार आएगी, उसको वो लोग वोट ही नहीं देंगे, क्योंकि लगेगा कि हम यहीं पे अच्छे हैं। इनके कहने का मतलब यही है। अत्यधिक वित्तीय संस्थानों की आवश्यकता, जनसंख्या अधिक, ठीक है। वित्तीय संसाधनों की अधिकता ज़्यादा होगी, क्योंकि सरकार के पास जो है रेवेन्यू की ज़्यादा ज़रूरत होगी। उतने लोगों को 130 करोड़ की जो पॉपुलेशन है, उस पूरे पॉपुलेशन को धन देना पड़ेगा, जो भी बीपीएल कैटेगरी में हो और बीपीएल से जो कुछ ऊंचे हैं। तो आगे की राय क्या होनी चाहिए? तो यूनिवर्सल स्टेट वाइज लागू करना चाहिए। यूनिवर्सल बेसिक स्कीम को पहले स्टेट वाइज लागू करना चाहिए। वर्तमान योजनाओं को बेहतर क्रियान्वयन सुनिश्चित, जो योजनाएं चल रही है उसका ही बेहतर क्रियान्वयन सुनिश्चित हो। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं इनके और भी आंसर को देख सकते हैं। प्रभावी सीमा प्रबंधन में प्रौद्योगिकी किस प्रकार भूमिका निभा सकती है? सीमा प्रबंधन में टेक्नोलॉजी कैसे भूमिका निभा सकती है? इन्होंने जो है पॉइंट वाइज लिखा है।
ठीक है। उसके बाद राष्ट्रीय बायोफार्मा मिशन के उद्देश्यों पे प्रकाश डालते हुए भारत के स्वास्थ्य कारकों में परिवर्तन की संभावना। तो इस तरीके से इन्होंने पूरे आंसर को डिफाइन किया है, पॉइंट वाइज लिखा है। देखिए, मैं अपने तरफ से मैं यही कंक्लूजन मैं आप लोगों को दे रहा हूँ कि जो आप हिंदी मीडियम से भी अगर आंसर लिखते हो तो उसे टू द पॉइंट लिखा कीजिए। बहुत ज़्यादा किसी चीज़ को बढ़ा चढ़ा करके 2 4 5 लाइन नहीं कहना है, टू द पॉइंट बात करना है, ऑथेंटिक डाटा का यूज करना है। जो इम्पोर्टेंट इंस्टीट्यूशन या इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा या जो रिपोर्ट पब्लिश होती है, उस रिपोर्ट के आधार पे अगर आप आंसर लिखेंगे तो आपकी मार्किंग बेहतर होगी। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।